मैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल एक सिंह फिजिक्स वाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज हम लोग कूलम्ब के नियम का उपयोग करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत में। इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब के नियम की उपयोग करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए। और आपको हम पहले अगले वीडियो में बता चुके हैं कूलम्ब का नियम सदिश के रूप में और कूलम्ब का नियम एकांक सदिश के रूप में। तो इसमें हम लोग एकांक सदिश का जो उपयोग किए हैं कूलम्ब के नियम का, उसी का उपयोग करके यहाँ पर देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या हम लोगों को जानना है, और इसके बाद इसके लिए हम बल की गणना करेंगे। तो यह आपका जो टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। इसको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यारोपण के सिद्धांत की व्याख्या करें। अध्यारोपण के सिद्धांत की व्याख्या करें। चाहे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या समझते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ सकता है अध्यारोपण के सिद्धांत की व्याख्या करें, अथवा क्वेश्चन पूछ सकता है अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या समझते हैं। ठीक है, इसको आंसर के रूप में हम लोग देखते हैं। आंसर आपका है अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इसके सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यदि एक आवेश पर, कितना आवेश पर, एक आवेश पर बहुत से आवेशों के द्वारा, यदि एक आवेश पर बहुत से आवेशों के द्वारा बल आरोपित किया जाता है, एक आवेश पर बहुत से आवेशों के द्वारा बल आरोपित किया जाता है, तो परिणामी बल का मान अलग अलग आवेशों के द्वारा आरोपित किए गए बल के, अलग अलग आवेशों के द्वारा आरोपित किए गए बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। अलग अलग आवेशों के द्वारा आरोपित किए गए बल के सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसका हम लोग किस्वन देखेंगे कैसे बल लगता है और कैसे कूलम्ब के नियम का हम उपयोग कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग किस्वन हम लोग देखेंगे कैसे बल लगता है। ठीक है ना, कूलम्ब के नियम का कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे बल आरोपित कर सकते हैं। केस 1 है, 2 आवेशों के द्वारा, 2 आवेशों के द्वारा एक आवेश पर आरोपित बल। ठीक है, 2 आवेशों के द्वारा एक आवेश पर आरोपित बल। जैसे मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 है और इस पर 2 आवेश Q2 और Q3 के द्वारा बल आरोपित किया जाता है। देखेंगे यदि Q1 आवेश पर Q2 तथा Q3 आवेश के द्वारा बल आरोपित किया जाता है, तो Q1 आवेश पर Q2 तथा Q3 आवेश के द्वारा बल आरोपित किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश आपका Q1 है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक आवेश आपका Q2 है और एक आवेश यहाँ पर Q3 है। ठीक है, Q1 आवेश है, इस पर 2 आवेश बल लगाएगा Q2 और Q3। इसका नाम यहाँ पर O दे देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, यहाँ पर B दे देते हैं। मतलब O पर Q1 आवेश है और बिंदु A पर Q2 आवेश है, बिंदु B पर कितना है, Q3 आवेश। Q1 और Q2, देखिए यहाँ पर Q1 और कितना है, Q2। Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी को मान लेते हैं R12। Q1 और Q2 आवेश है,
बीच की दूरी को r मान लिए, क्योंकि Q1 और Q2 है इसलिए इसको लिख दिए R12, और Q1 Q3 आवेश है, Q1 और Q3 आवेश है, इसके बीच की दूरी को हम लिख सकते हैं R13, मतलब Q1 और Q3 तो बीच का दूरी हो गया R13, Q1 और Q2 तो बीच का दूरी हो गया R12। अब क्या होगा, Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा, Q2 जो Q1 पर बल लगाएगा, ये भी प्लस है और भी प्लस है, दोनों के बीच कैसा बल, प्रतिकर्षण बल। तो Q2 जब Q1 पर बल लगाएगा, इसके बल को यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग F1, कितना मान लेते हैं F12, और Q3 जब Q1 पर बल लगाएगा, इसके बल को मान लेते हैं हम लोग कितना F13, कितना मान लेते हैं F13, मतलब दो बल हमको मिल गया। Q2 लगा रहा था Q1 पर तो F12, वहीं आपका Q3 लगा रहा था Q1 पर तो F13। अब देखिए एक बल का दिशा इस दिशा में है, एक बल इस दिशा में है। अध्यारोपण का सिद्धांत हम कहें कि परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा अर्पित किए गए बल के सदिश जोगफल के बराबर होगा। आपको याद होगा 11th में बताए थे सदिश के जोगफल का नियम, टेल हेड प्लस टेल हेड बराबर क्या होता है हेड टेल, ना टेल हेड प्लस टेल हेड बराबर क्या होता है हेड टेल। यहाँ पर F12 और यहाँ पे F13, यहाँ से चलिए पहला तो F12 मिला था, यहाँ पर टेल यहाँ पर क्या होता है हेड। अब इसको उठाते हैं यहाँ पर लाते हैं तो फिर यहाँ पे F13 ऐसे हो जाएगा, जितना एंगल पर उतना ही एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर F13 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आपका F13 हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया F13 हो गया, यहाँ पर F12 है, यहाँ पर F13 है। अब देखिए नियम पालन हो रहा है, यहाँ पर टेल यहाँ पर हेड, यहाँ पर फिर टेल यहाँ पर हेड, परिणामी इसको मिला दीजिए, टेल हेड प्लस टेल हेड इज इक्वल टू कितना होता है हेड टेल। ये परिणामी बल कितना हो गया ये परिणामी बल कितना हो गया F। देखिए यहाँ पर टेल यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल यहाँ पर हेड, यहाँ पर हेड यहाँ पर क्या हो गया टेल, मतलब परिणामी बल कौन हो गया हमारा, यहाँ पर परिणामी बल कौन हो गया, परिणामी बल यहाँ पर हो गया F नहीं, और F किसके किसके जोगफल के बराबर हो गया, परिणामी बल F जो हो गया F12 प्लस कितना हो गया F13 और कितना हो गया F13, मतलब दोनों के सदिश जोगफल क्या हो गया बराबर। देखिए कूलम का नियम का उपयोग करते हैं हम लोग, कूलम के नियम से आपको बताए थे हम एकांक सदिश का रूप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको ऐसा बताए थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R² इंटू R, ठीक है। एकांक सदिश का रूप नहीं देखे थे, 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R² इंटू कितना हो गया R²। इसी तरह से यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर F12 का, इसका बात करते हैं F12, Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है कितना है F12 का बात करते हैं तो कुछ नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, अब बाटा में हो जाएगा R12 का स्क्वायर और R12 का, मतलब यहाँ पर 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2। और इसी तरह से यदि हम लोग F13 देखें, F13 देखें आ रहे हैं तो ना, F13 देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पर Q1 इंटू Q3, अब बटा में R13 का स्क्वायर इंटू R13 का नहीं, देखिए F12 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 R12, Q1 इंटू Q2 तो कितना हो गया R12 का स्क्वायर R12 का कैच। उस तरह से F13 इस तरह से कितना F13 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q3 R13 का स्क्वायर R13 का कैच, मतलब दोनों बल हम लोग निकाल दिए, F12 का मान F निकाल दिए और इसी का उपयोग करके F12 निकाल दिए, इसी का उपयोग करके F13। ये आपको कूलम के नियम में बताए हुए थे पहले, इसी का आधार पर हम दोनों बल क्या कर दिए निकाल दिए। जब दोनों बल निकाल दिए तो जब हम परिणामी बल की बात करेंगे, तो लोग परिणामी बल की बात करेंगे तो इसका मान रखेंगे, ठीक है ना। परिणामी बल की बात करेंगे इसका क्या करेंगे मान रखेंगे। एक बार फिगर फिर से समझ लीजिए,
एक बार फिगर फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर Q1 आवेश है, Q1 आवेश पर Q2 और Q3 दो आवेश बल आरोपित कर रहा है। Q1 आवेश पर Q2 और Q3 दो आवेश बल आरोपित कर रहा है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R12, Q1 और Q3 के बीच की दूरी है R13। अब Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा, तो Q2 Q1 पर तो F12, मतलब Q1 पर Q2 लगा रहा है, मतलब पहला पर दूसरा बल लगा रहा है, इसलिए बल कितना हो गया F12। इसी तरह से Q3 भी Q1 पर बल लगाएगा तो F13। सदिश के नियम का उपयोग करना है। परिणामी बल निकालने के लिए हम लोग सदिश के नियम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से जानते हैं सदिश के जोड़फल का नियम, टेल हेड प्लस टेल हेड बराबर क्या हो जाएगा, हेड टेल। तो इसको उठा करके यहाँ पर लगा दिया। आपको बताया था मुक्त सदिश, याद है 11th में फ्री वेक्टर, 11th में मुक्त सदिश की चर्चा किए थे, फ्री वेक्टर की चर्चा किए थे। यहाँ से उठा करके वेक्टर के परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपका वही उपयोग किया है। F13 को हटाए यहाँ से, यहाँ लाके जोड़ दिए हैं, तो टेल हेड प्लस टेल हेड बराबर हेड टेल हो गया। परिणामी बल कितना मान लिया है, F। परिणामी बल कितना मान लिया है, F। अब परिणामी बल F किसका जोड़फल है, F12 और किसका, F13। सदिश जोड़फल किसका है, F12 प्लस कितना, F13। वही परिणामी बल F बराबर हो गया F12 प्लस F13। कूलम के नियम का एकांक सदिश के रूप वाला उपयोग किया। कूलम के नियम से एकांक सदिश जो हम देखे थे उसका उपयोग किया। 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर इंटू कितना हो गया R है F12। जैसे हम यहाँ पे देखे थे F12, यहाँ लगा दिए F12 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2, Q1 इंटू कितना हो गया Q2, बीच का दूरी कितना है R12 का स्क्वायर इंटू R12 का। इस तरह से F13 तो Q1 और Q3 के बीच बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बटा में दूरी कितना है R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। तो चूंकि अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम लोग देख चुके हैं परिणामी बल, हम लोग परिणामी बल देख चुके हैं। F बराबर हमारा है F12 प्लस कितना है F13, और F12 और F13 का मान यहाँ से लोग निकाल चुके हैं। F12 और F13 का मान हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। जब F12 और F13 का मान निकाल चुके हैं, किसमें रख देंगे, F12 का मतलब एक तो जम क्यों रहेगा, एक तो परिणामी वाला, इसको नहीं चेंज करना है। अब F12 का मान कौन रखना है, F12 का मतलब कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप इंटू R12 का कैप प्लस। इसी तरह से अगला F13 देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बटा में R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। दोनों पर जोड़ दिए, F12 को भी जोड़ दिए, F13 को जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं। दोनों में कॉमन जो उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में शामिल है, कॉमन हो जाएगा। देखिए Q1 यहाँ पे है, Q1 यहाँ भी है, इंटू Q1 भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा Q2 बटा में R12 का स्क्वायर R12 का कैप, नहीं अब प्लस यहाँ पे कितना बचा Q3 बटा में R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप, यही नहीं बचिए। यहाँ पर देखिए, ध्यान से दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी कॉमन हो गया, तो हम बाहर निकाल दिए। देखिए Q1 यहाँ भी कॉमन हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पर Q2 R12 का स्क्वायर R12 का लिख दी, प्लस चिन्ह बचा यहाँ पे क्या बचा Q3 R13 का स्क्वायर R13 का कैप, इसको भी लिख दिए। अब क्या, इसको इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, इतना भी लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इतना से भी हमारा काम चल जाएगा, इतना से भी हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ जाते हैं। आपको बताया था कि प्लस के लिए हम लोग सिग्मा चिन्ह का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसके लिए ऐसा इसको लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लस चिन्ह है ना, प्लस के लिए हम उपयोग कर देते हैं सिग्मा। इस तरह का बताया था सिंबल, याद आ रहा है ना, जहाँ अब इसको की जोड़ता बताया तो आप इस तरह का सिंबल बताए हुए थे। रिविजन होगा, अगला वीडियो देख लीजिएगा, पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं। तो प्लस के लिए क्या हो गया सिग्मा,
अब देखिए मान कहाँ से बदल रहा है, दो से कहाँ जा रहा है, 3, 2 से कहाँ जा रहा है, 3। बताए थे कि जो शुरुआत होगा उसको नीचे रखेंगे। यहाँ पर आई वेरिएबल लेते हैं, आई बराबर 2 लिखते हैं और ऊपर का कितना लिखते हैं, 3। ऊपर कितना लिखते हैं, 3। 2 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। तो आई बराबर 2 और ऊपर गया तो कितना हो गया, 3। आई बराबर 2 से लेके कहाँ तक, 3 तक। अब क्या है, Q2 है, Q3 है, यही ना बदल रहा है 2 और 3। इसके बदले यहाँ पर लिख देते हैं QI। क्या लिख देते हैं, आई का मान 2 रखेंगे तो Q2 हो जाएगा, आई का मान 3 रखेंगे ऊपर वाला तो Q3 हो जाएगा। दोनों का काम खत्म हो गया। आई के बदले 2 रखेंगे तो Q2, आई के बदले 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q3 बटा में R1 और 2 3 बदल रहा है ना, 2 3 के बदले आई का स्क्वायर, 2 3 के बदले कितना हो गया, आई का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया R1I का कैप, R1I का क्या हो गया, कैप। देखिए इसको फिर से ध्यान दीजिए कितना पार्ट पर, ये तो ठीक है, यहाँ तक ऊपर वाला सीधे आ गया है। यहाँ पर प्लस है, प्लस के बदले क्या लिख देंगे, सिग्मा। इसका मान बदल रहा है 2 से कहाँ तक, 3 तक। तो I = 2, नीचे जहाँ शुरुआत करेंगे उसको नीचे रखेंगे, जहाँ पे अंत होगा उसको ऊपर रखेंगे। I = 2 से कहाँ तक हो गया, 3 तक गया। अब देखिए 2 3 बदल रहा है, इसके बदले 2 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, उसके बदले लिख देंगे Q, और 2 3 के बदले क्या लिख देंगे, I का मान 2 रखेंगे Q2 मिल जाएगा, I का मान 3 रखेंगे Q3 मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर I के बदले 2 रखेंगे, यह R12 का स्क्वायर आ जाएगा। I के बदले 2 रखेंगे, R12 का कैप हो जाएगा। सिग्मा हटाएंगे, प्लस मिल जाएगा। I के बदले 3 रखेंगे, Q3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर I के बदले 3 रखेंगे, R13 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, R13 का कैप हो जाएगा। तो सिग्मा प्लस के लिए काम करेगा, जो शुरुआत है उसको नीचे रखेंगे, जो अंत कर रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और मान रखते जाएंगे, जो भी निकलना होगा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट है, इस रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग, इस ऐसे लिखें ऐसे लिखें, दोनों का बात क्या है, एक ही है, दोनों एक ही तरह का बात है। इसी रूप में हम लोग इसको देखना है। इसी आधार पर केस 2 हम लोग देखेंगे। केस 1 जैसे देखे थे ना, उसी आधार पर केस 2 है। बहुल, बहुल मतलब बहुत होता है। बहुल का मतलब एनसीईआरटी आपका शब्द जो है बहुल उपयोग किया है, अन्य किताबों का बहुत शब्द उपयोग किया है। ध्यान रखेंगे बहुल कौन को बहुत कहते हैं, बहुत आवेशों के द्वारा एक आवेश पर आरोपित बल। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारा आवेश हो, तब कैसे गणना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Q1 आवेश है, Q1 आवेश पर आवेशों Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Q1 आवेशों के द्वारा बल क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है। मतलब एक आवेश Q1 पर Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Q1 आवेश जो है बल क्या कर रहा है, आरोपित कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपका आवेश Q1 है, अब इस पर बल लग रहा है Q2 आवेश के द्वारा, तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना मान लेंगे, R1। इस तरह से एक बल लगा रहा है Q3 आवेश, तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी कितना मान लेंगे, R13। यहाँ पे एक बल लगा रहा है Q4 आवेश, इसके बीच की दूरी कितना मान लेंगे, R14। डॉट डॉट इस तरह से अब एक आवेश मान लीजिए Q1 है, यहाँ पे कितना है, Q1 बल लगा रहा है, Q1 आवेश है, तो इसके बीच की दूरी को कितना मान लेंगे, R1 ठीक है। अब Q1 Q2 तो R12, Q1 Q3 तो R13, Q1 Q4 तो R14। इस तरह से डॉट डॉट Q1 Qn तो R1। अब क्या होगा, Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो इस दिशा में बल लगाएगा, क्या हो गया आपका ये 1 2, Q2 Q1 पर लगाएगा तो F12 Q3 Q1 पर लगाएगा F13, फिर Q4 Q1 पर लगाएगा F14, Q1 पर बल लगा रहा है Q4, यहाँ पर Q1 आवेश है। अब इस तरह से Q4 लगा दिया, F14 Q1 लगाएगा तो कितना लगाएगा, डॉट डॉट बहुत सारा बल लगेगा, यहाँ पर अब बल कितना लगेगा F1 नहीं। अब यहाँ पर Q2 के द्वारा Q1 पढ़ते F12, Q3 के द्वारा Q1 पढ़ते F13, Q4 के द्वारा Q1 पढ़ते F14, तरह से Q1 के द्वारा Q1 पर कितना होगा F1 है। अब जब इसको हम परिणामी बल निकालेंगे, जब इसका हम क्या निकालेंगे, परिणामी बल, अब इसका जब हम परिणामी बल निकालेंगे तो परिणामी बल का मतलब है सही बलों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे केस 2 में देखें तब उस तरह से यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर परिणामी बल जब निकालेंगे, परिणामी बल यहाँ पर F बराबर आपका कितना हो जाएगा, F12 प्लस, देखिए F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट कितना हो गया F1 नहीं Q2 Q1 पर, फिगर एक बार फिर समझिए, Q2 Q1 पर इसलिए F12, Q3 Q1 पर इसलिए F13, Q4 Q1 पर इसलिए F14 डॉट डॉट Q1 Q1 पर इसलिए F1। सभी बलों को हम लोग एक जगह कर देंगे। परिणामी बल F मान लेते हैं, यदि परिणामी बल कितना मानते हैं F, तो इसका मान हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा F1। पहले हम जो देखे हैं F12 को लिखने का तरीका, अब सब हम उसको लिखते चलेंगे। अब जितना भी हम लोग पहले देखे थे उसको हम क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। F12 बताए थे Q1 और Q2 आवेश के बीच का है। F12 को लिखने का तरीका पहले आपको हम बता चुके हैं। F बराबर F12 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R12 का स्क्वायर R12 का प्लस, ये हो गया। F13 भी लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बटा में R13 का स्क्वायर इंटू R13 का प्लस डॉट। चलेंगे F14 को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q4, ठीक है। Q1 और Q4 के बीच का दूरी कितना था R14 तो स्क्वायर इंटू R14 का कितना हो गया प्लस डॉट डॉट। अब अंत F1n बचा है, F1n को क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Qn बटा में R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कितना हो जाएगा, नहीं सबको F12 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा R12 का स्क्वायर इंटू R12 का प्लस F13 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q3 बटा में R13 का स्क्वायर इंटू R13 का प्लस F14 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q4 बटा R14 का स्क्वायर इंटू R14 का इस तरह से प्लस डॉट डॉट F1n 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Qn बटा R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कितना हो जाएगा। अब अगले जैसा कॉमन निकालेंगे, देखिए कौन कौन जो भी शामिल है उसको बाहर निकालिए। तो शामिल कौन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1। फिर उसी तरह से केस 2 देखे हैं, केस 2 को बार बार रिवीजन कर लेंगे, केस 3 समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा Q2 बटा में R12 का स्क्वायर R12 का ठीक है प्लस Q3 बटा में R13 का स्क्वायर इंटू R13 का प्लस Q4 बटा में R14 का स्क्वायर R14 का प्लस डॉट डॉट Qn बटा में हो गया R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कितना हो गया। इस तरह से हम लोग जो कॉमन है जो शामिल है उसको निकाल देंगे, बकिए को क्या कर देंगे लिख देंगे। अब इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, यहाँ तक भी हम लोग लिख कर क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं। लेकिन इसको छोटा सा जैसे अगले में हम लिखे थे ट्रिक से छोटा सा, उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। पहला केस 2 वाला ध्यान रहेगा तो 3 समझने में आसान हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए प्लस के लिए क्या बताए थे, प्लस के लिए क्या बताए थे सिग्मा, मान बदल रहा है 2 से 3, 3 से 4, 4 से कहाँ तक n तक। शुरुआत कहाँ से हो रहा है 2 से, शुरुआत कहाँ से हो रहा है 2 से। I बराबर कितना हो गया 2, जा कहाँ तक रहा है n तक, ऊपर से ले जाएंगे 2 से कहाँ तक n तक। अब ऊपर देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 तो यहाँ पे लिख देंगे Qi, I के बदले 2 रखेंगे Q2, I के बदले 3 रखेंगे Q3, I के बदले 4 रखेंगे Q4, I के बदले n रखेंगे कितना हो जाएगा Qn। अब यहाँ पर Qi बाटा में कितना हो गया R1 सब में शामिल है I, R1 I रखेंगे 2 तो I का स्क्वायर है इंटू यहाँ पे R1 I का कितना है। देखिए अब समझिएगा, सिग्मा बताया था कि प्लस के लिए सिग्मा जहाँ से शुरू हो रहा है I बराबर 2, यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे इस इक्वेशन में
तो हो जाएगा Q2 बटा R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। इसका काम खत्म हो गया। इस तरह से 3 रखेंगे तो यहाँ पर Q3 बटा में R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप, दूसरा काम खत्म हो गया। 4 रखेंगे Q4 बटा R14 का स्क्वायर R14 का कैप, भी काम खत्म हो गया। इस तरह से डॉट डॉट n रखेंगे तो Qn बटा R1n का स्क्वायर इंटू R1n का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। R1n का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। देखिए इस तरह से, इधर देखो ना यार, इस तरह से देखिए यहाँ पर हो गया। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है यहाँ तक कर लेना है। यहाँ तक रिवीजन करने के बाद यही जो है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत की व्याख्या करता है बहुत से आवेशों के बीच। तो ये आपका जो वीडियो जा रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है ताकि आपको अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ जाए। इसी सिद्धांत पर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 इसी सिद्धांत पर बनेगा, ठीक है ना। पेज नंबर कितना है, 46 है, पेज नंबर 46 है। यह जो आपका होमवर्क में है इसको बनाइएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में जब न्यूमेरिकल सेट देंगे तो उसमें आप लोगों को बनाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।